न्यायपालिका सरकार के 3 अंगों में तीसरा महत्वपूर्ण अंग है न्यायपालिका। यदि किसी देश में विधायिका और कार्यपालिका तो बहुत अच्छी हों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका न हो तो उस देश में सरकार की उत्तमता नहीं रहेगी। अतः न्यायपालिका जितनी अच्छी होगी सरकार भी उतनी अच्छी होगी और अच्छे प्रकार से नियंत्रित होकर कार्य करेगी। न्यायिक कार्यों को सदा ही बहुत पवित्र माना गया है और प्राचीन समय में न्यायाधीश के कार्य को पुरोहित के कार्यों का अंग माना जाता था और राजा सदैव पुरोहित के दिशा निर्देशन में कार्य करता था। अर्थात ये पहले से ही न्यायपालिका का जो ये संदर्भ है अस्तित्व में रहा है कि शासक वर्ग न्यायपालिका से दिशा निर्देशित हो और उसके निर्देशानुसार कार्य करे। राज्य प्रजातंत्र के विकास के साथ साथ न्याय की धारणा का भी विकास होता गया। न्याय के अंतर्गत कानून व्यवस्था की स्थापना का एक न्याय के अंतर्गत कानून और व्यवस्था की स्थापना का एक प्रमुख उपक्रम बनता गया एवं स्वतंत्र और सभ्य समाज की पहचान एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका बनती गई। शासन शक्तियों का दुरुपयोग न हो इसके लिए जरूरी है कि संविधान द्वारा शक्तियाँ निर्धारित एवं सुनिश्चित हों, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था हो, अर्थात एक अंग शक्तियों का दुरुपयोग करे तो दूसरा अंग उस पर रोक लगा सके, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना हो। लोकतंत्र का आधार स्वतंत्रता एवं समानता है और इन सिद्धांतों की रक्षा समुचित न्याय व्यवस्था के बिना संभव नहीं है। न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है। यह विधायिका द्वारा निर्धारित कानूनों की व्यवस्था करती है और कानूनों का उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देती है। साधारणतः न्यायपालिका शासन का वह अंग होती है जो विधियों की अर्थात कानूनों की व्याख्या करती है और उल्लंघन या पालन न करने वालों को दंडित करती है। बौदा एवं मॉन्टेस्क्यू ने स्वतंत्र न्यायपालिका पर जोर दिया है। वैसे प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं में ये एक अनिवार्य और अपरिहार्य आवश्यकता है कि सभी प्रजातंत्रीय देशों में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था कानून सम्मत और विधि सम्मत रूप से की जाती है। न्यायपालिका के अभाव में मातस्य न्याय या जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी व्यवस्था स्थापित रहेगी। चोर डाकू शक्तिशाली लोग निर्बल लोगों को डरा धमकाकर उनकी संपत्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे या उनसे अपनी मनमाने काम करवाएंगे। इसलिए न्यायालय कानून और व्यवस्था के लिए मौलिक अधिकारों नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। लास्की के अनुसार एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिनका कार्य राज्य के किसी कानून विशेष के उल्लंघन या संबंधित शिकायत का जो विभिन्न लोगों के बीच नागरिक एवं राज्य के बीच एक दूसरे के विरुद्ध होती है का समाधान एवं फैसला करती है। न्यायपालिका के कार्य। पहला, न्यायिक प्रशासन। न्यायपालिका दीवानी फौजदारी और संवैधानिक मुकदमों से संबंधित न्याय का कार्य करती है, यानी उनसे संबंधित समस्त जो न्यायिक प्रशासन का कार्य है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। कानूनों की व्याख्या करना। कानून अगर अस्पष्ट हैं, क्लिष्ट भाषा में हैं या जहाँ कानून मौन है तो वहाँ पर न्यायाधीश विवेकानुसार उनकी व्याख्या करते हैं। अभियोगों के निर्णय करना, यानी जो भी मुकदमे होते हैं, जो भी वाद विवाद होते हैं, उसके संदर्भ में विवेकानुसार उन सभी पक्ष और विपक्ष को सुनकर के उसके अंतर्गत विवेकानुसार तर्कसंगत आधार पर फैसला करना या निर्णय करना न्यायपालिका का कार्य है। संविधान की रक्षा। सभी प्रजातंत्रीय देशों के अंतर्गत वर्तमान में लिखित संविधान की व्यवस्था है और उसके अंतर्गत शासन के सभी अंगों की व्यवस्था होती है। शासन के सभी प्रकार के कार्यों, प्रक्रियाओं, नागरिक अधिकारों और पूरी तरह से उस देश के अंतर्गत शासन व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा, किस प्रकार से संचालित होगा, उनका ब्यौरा होता है। तो न्यायपालिका उस संविधान की रक्षा करती है कि संविधान के अनुसार देश विशेष की व्यवस्था चलती रहे। नागरिक अधिकारों की रक्षा। न्यायालय के द्वारा नागरिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। उनकी नागरिक अधिकार प्राप्त होना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है अगर उनकी रक्षा नहीं की जाए, अगर उनकी पालना ना कराई जाए। इसके लिए जैसे भारतीय संविधान में 5 प्रकार के अभिलेख जारी किए जा सकते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण,
प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। जिन प्रजातंत्रीय देशों में संघीय व्यवस्था है वहाँ केंद्र और राज्य सरकारें किस प्रकार कार्य करेंगी, संघीय व्यवस्था किस प्रकार क्रियाशील रहेगी, इसके लिए भी न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। तो संघात्मक व्यवस्था की रक्षा के लिए न्यायपालिका केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देशित करती है। परामर्श देना, न्यायपालिका का कार्य कार्यपालिका को परामर्श देना भी होता है। भारत में भी राष्ट्रपति गंभीर प्रश्नों पर न्यायालय से परामर्श लेते रहे हैं। विधायन संबंधी कार्य, न्यायपालिका यद्यपि विधायन कार्य के उसका मुख्य कार्य विधि निर्माण नहीं है, तथापि जहाँ कानून मौन है या अन्य कानूनों से असंगत है या कानून में अस्पष्टता है तो सूझबूझ से न्यायालय निर्णय करता है और उसके अंतर्गत विवेकानुसार अपने न्याय कानून को उसकी व्याख्या की जाती है और ये तर्कसंगत विवेक संगत होते हैं। और इस प्रकार न्यायालय द्वारा जब इस प्रकार के विवेचना की जाती है, कानूनों की व्याख्या की जाती है, तो न्यायालय के ये निर्णय नज़ीर बन जाते हैं, यानी एक तरह से वो निर्धारक तत्व बन जाते हैं, वो निर्देशक तत्व बन जाते हैं, जिन्हें केस लॉज कहा जाता है या न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित कानून कहा जाता है, जो आगे आने वाले निर्णयों में कानून के समान कार्यरत रहते हैं। सरकार के कार्यों को औचित्य प्रदान करना, सरकार जो भी कार्य करती है, नीति बनाती है या सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो वैध हैं या नहीं हैं, नीति संगत हैं या नहीं। कई बार इस पर भी संकट और विवाद होता है, तो उन सब संकटों और विवादों का समाधान भी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है और सरकार के कार्यों को वैधता प्रदान की जाती है। न्यायालय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति, न्यायिक कार्यवाही की प्रक्रिया, नियमों का निर्धारण भी करती है। तो इस प्रकार न्यायिक जो कर्मचारियों से संबंधित समस्त कार्य हैं न्यायालय के द्वारा उनको भी संपादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त न्यायालय और अन्य कार्य भी करती है, जैसे नाबालिगों को जायदाद से संबंधित विवाद हैं, वसीयत हैं, निर्वाचन के झगड़े हैं और अन्य इसी प्रकार के कार्य। तो इस प्रकार न्यायपालिका इन महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हमेशा हर प्रजातंत्रीय देश में इस बात की सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे। इसके लिए किन्हीं चीज़ों का निर्धारण प्राय सभी प्रजातंत्रीय देशों में किया जाता है। उन बातों को ध्यान में रखा जाता है कि उनकी कमी की वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आँच न आए। जैसे योग्यता, न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय उनकी योग्यता को बहुत ही गंभीरता से और आवश्यक रूप से देखा जाता है और उसमें देखा जाता है कि कानून के गंभीर ज्ञाता हों, जो न्यायाधीश बनते हैं उनको कानून का व्यवहारिक ज्ञान हो। इसीलिए जैसे भारत जैसे देश में वो 10 वर्ष किसी न्यायालय में वकील रह चुके हों या इस तरह का न्यायिक कार्य कर चुके हैं, वो उनकी एक अनिवार्य योग्यता होती है, कानून की योग्यता रखने के साथ साथ। इसी तरह से वेतन कि न्यायाधीशों का वेतन समुचित हो, यथोचित हो, उनके कार्य की जो उनकी गरिमा है उसके अनुसार हो। तीसरा, कार्यकाल, इनके कार्यकाल को एक निश्चित कार्यकाल के रूप में इनका चयन होता है तो कार्यकाल की निश्चितता के आधार पर वो निश्चित रह के कार्य कर सकें। साथ ही न्यायाधीशों को हटाने की एक कठोर प्रक्रिया होती है कि कोई भी न्यायाधीशों को न हटा सके, उन्हें प्राय महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, वो भी अत्यंत गंभीर आरोप होने के उपरांत ही। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायालय का एक प्रमुख कार्य न्यायिक पुनरावलोकन भी है। न्यायालय द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच इसके आधार पर की जाती है कि कार्यपालिका किसी प्रकार की निरंकुशता का प्रयोग ना करे, व्यवस्थापिका संविधान का अतिक्रमण ना करे, संविधान के अनुकूल कार्य करे, नागरिकों के अधिकारों और नागरिकों के हित और कल्याण से संबंधित कार्य करें। इन सब चीज़ों को न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से देखा जाता है। जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय स्वयं भी अपनी तरफ से भी कार्य करके इस प्रकार शासन के इन दोनों अंगों की कार्यों की अगर कोई निरंकुशता है या लोक कल्याण से संबंधित किसी कार्य की अवहेलना की जाती है तो उस कार्य को पुनः देख करके सरकार को निर्देशित करते हैं
1803 में अमेरिका में सर्वप्रथम मार्बरी बनाम मेडिसन केस में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को स्थापित किया गया। न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा संविधान की रक्षा, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखा जाता है और न्यायालय एक तीसरे सदन के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि उस समय न्यायालय एक तरह से कानून को पूरी तरह से विवेचित करता है। भारत में 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल के बाद से संविधान के आधारभूत ढांचे की अवधारणा का विकास हुआ है और इसके निर्णय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि संविधान के आधारभूत ढांचे को सरकार के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता और बाद के आने वाले विभिन्न निर्णयों में इसकी पुष्टि की गई है। तो इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत संविधान की रक्षा की जाती है। संविधान के अनुसार शासन चलाने को सुनिश्चित किया जाता है और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों पर नियंत्रण, प्रतिबंध लगाया जाता है ताकि वो निरंकुशतापूर्ण या जन कल्याण के विरुद्ध कार्य ना कर सके। धन्यवाद।